आज मैं खड़ी हूँ एक ऐसे देश में जिसे ऑफिशियली दुनिया की सेफेस्ट कंट्री फॉर वुमेन कहा जाता है, सिंगापुर। Want to know why? ये एक स्ट्रीट साइड फूड कोर्ट है और यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ है। पर अपने टेबल को रिजर्व करने के लिए मैं अपना फ़ोन यूज़ करूँगी, इस टेबल पर रखूँगी एंड जब मैं वापस फूड लेकर आऊँगी ये फ़ोन मुझे एग्जैक्टली यहीं पे मिलेगा। And that's Singapore for you. इसे कोपीतियाम चोप कल्चर कहते हैं, जो कि सिंगापुर में एकदम आम बात है। लोग लिटरली अपने वॉलेट्स या मैकबुक्स तक स्ट्रीट फूड सेंटर्स में रख देते हैं सिर्फ अपनी सीट रिजर्व करने के लिए। तुम्हें रेडिट या कोरा पे भी ऐसे थ्रेड्स मिल जाएंगे जहां लड़कियां कह रही है कि हम रात के 2 बजे 3 बजे भी जॉगिंग पर निकल जाते हैं एंड वी फील कंप्लीटली सेफ। Something that women in Singapore take for granted is the fact that you can walk home at 3 a.m. in the morning and it's completely safe. I just feel so safe in Singapore all alone, but it's like so much freedom, you know? Don't be scared of anyone. एंड मैंने खुद ये फील किया है। 1 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था एंड केक कटिंग के लिए मेरे फ्रेंड्स मुझे बुजिस स्ट्रीट से 2.5 किलोमीटर दूर मरीना बे सैंड्स लेके गए थे। लौटते लौटते ऑलमोस्ट 2 बज गए थे एंड क्योंकि सिंगापुर इज वेरी एक्सपेंसिव सो वी डिसाइडेड टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कैब। बट सरप्राइजिंगली रात के 2 बजे भी हमें 1% भी अनसेफ नहीं फील हुआ। ये फोटोज देखो, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कैफेज के बाहर पार्क करके रखा है ताकि वो अंदर मील एंजॉय कर सके और बच्चा बाहर शांति से सो सके। आई नो इंडिया में ये इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है, बट स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में ये ऑलमोस्ट एक कल्चर है जिसे कहते हैं आउटडोर बेबी नैपिंग। ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज है और उनके पेरेंट्स को पता है कि हमारे देशों में क्राइम रेट्स लोएस्ट है। It's safe and I trust that other people are also looking out for her. पर इसके बावजूद एक सर्वे में इन नॉर्डिक कंट्रीज के सिर्फ 85% औरतों ने ही कहा कि वो अपने देशों में सेफ फील करती है, जबकि यही नंबर सिंगापुर में 97% है। यानी सिर्फ 3% सिंगापुरियन औरतें ने अपने पूरी जिंदगी में कभी अनसेफ फील किया है अपने देश में। That's it. बट सिंगापुर हमेशा से इतना सेफ नहीं था। इनफैक्ट इस देश का तो इतिहास इंडिया से भी ज्यादा खतरनाक था। साल 1854 सिंगापुर के आसमान में आग का धुआं, जले हुए खून की बदबू और गलियों में बिखरे लाशें। इस देश के 2 बड़े गैंग्स गी हिंग कॉन्गसी और गी हॉक के बीच शुरू हो गई थी एक जंग। 10 दिनों में 500 लोगों की मौत हो गई सिर्फ क्योंकि 2 आदमी एक चावल की बोरी पर लड़ पड़े। मगर ये जंग इससे कई सालों पहले से चल रही थी। चावल की बोरी तो सिर्फ इस आग की एक चिंगारी थी। 1820 से लेकर 1960s तक सिंगापुर खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंग्स का एक गढ़ था। अंधेरी गलियों में छुपे रेड लाइट एरियाज, हाई प्रोफाइल किडनैपिंग्स, दिन दहाड़े मास मर्डर। 1970s तक तो पूरे शहर में हेरोइन एपिडेमिक भी फैल गया था। 1950s से 60s के बीच तो सिंगापुर स्कूल के बच्चों की किडनैपिंग का एक हॉट बेड भी था, बच्चों को एक छोटी उम्र से ही गैंग्स में भर्ती करने के लिए। इनफैक्ट मुझे तो ऐसे भी किस्से मिले हैं कि सिंगापुर के क्रेटा आयर और चाइना टाउन जैसे एरियाज में तो स्कूल के बच्चों के कॉलर्स देख के लोग बता देते थे कि वो किस गैंग के सदस्य हैं। आई नो सुनने में बहुत अनबिलीवेबल लग रहा है, मगर तब सिंगापुर की जनता के लिए वॉयलेंस एक न्यूज़ नहीं रूटीन बन चुका था, क्योंकि उस वक्त इस छोटे से टापू पर 368 खतरनाक कल्ट्स या सीक्रेट गैंग्स का राज था और गैंग वॉर्स एक आम सी बात थी। इसमें से सबसे पावरफुल थे ये लोग। उंगलियों पे 3 निशान, बाजुओं पर एक लंबा सांप और पूरे छाती पर ऐसे डरावने टैटूज कि इंसान देखते ही घबरा जाए। ये थे गी हिंग कॉन्गसी, सिंगापुर के 368 गैंग्स में से सबसे पुरानी गैंग। ये पेपर पर सर्कल, स्क्वायर्स, सन्स, मून्स के सिंबल्स दिख रहे हैं। ये इन गैंग्स की पहचान उनका सर्टिफिकेट थी जिसमें चाइनीज अक्षर जानबूझकर उल्टे सीधे लिखे जाते थे ताकि ब्रिटिश पुलिस जो उस समय सिंगापुर पर राज कर रही थी वो पढ़ के भी उन्हें पहचान ना पाए। क्योंकि गी हिंग कॉन्गसी सिर्फ एक गैंग नहीं चला रहे थे, ये सिंगापुर में अपनी पैरेलल सरकार खड़ी कर चुके थे। अपने उसूल, अपने कानून और अपना खौफ। और ये भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अर्ली 1900s तक भी सिंगापुर में गन्स, राइफल्स और रिवॉल्वर्स जैसे मशीन्स साधारण डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिल जाते थे, जहां से कोई भी उन्हें खरीद कर आतंक फैला सकता था। वहाँ के आम लोगों की भी हालत एकदम बेकार थी। देश में 14 से लेकर 20% का अनएम्प्लॉयमेंट था और 70% सिंगापुरियंस तो स्लम्स में रहते थे। बट आज 0%। सिर्फ 60 सालों में सिंगापुर ने लिटरली काया पलट कर दी। आज वहाँ पर 0% स्लम्स है एंड 90% एम्प्लॉयमेंट रेट है। सिंगापुर में एक भी स्लम नहीं है क्योंकि यहाँ की 80% पॉपुलेशन ऐसी पॉश सरकारी घरों में रहती है।
Between 1966 and 1970, Singapore built 66,000 public housing flats, roughly one new home every 40 minutes. और आज तो सिंगापुर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज बन चुका है। कुछ सर्वेज और इंडेक्स तो इसे लंदन और हांगकांग से भी ज्यादा एक्सपेंसिव बताते हैं। एंड यस इट्स ट्रू, मेरे बर्थडे पर सिर्फ 2 प्लेट पास्ता खाने का बिल ये रहा। एंड सेफ्टी, सिंगापुर में आज मर्डर होना लाइटनिंग स्ट्राइक से मरने से भी ज्यादा रेयर है। 2022 में तो पूरे देश में सिर्फ 6 मर्डर के केसेस हुए थे और स्ट्रेंजर ऑन स्ट्रेंजर फिजिकल असॉल्ट ऑन वुमेन के 0 केसेस। I really think it's way more safer than in the Netherlands. यानी पूरे देश में एक भी आदमी ने किसी स्ट्रेंजर औरत पर फिजिकल अटैक नहीं किया था, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट। सो एक खूंखार गैंग इन्वेस्टेड अंडरवर्ल्ड देश से आज वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री, वो भी सिर्फ 60 सालों में। बट यहाँ की सबसे वियर्ड बात ये है कि मैं पिछले 6 दिन से सिंगापुर में ट्रैवल कर रही हूँ एंड मुझे एक भी पुलिस ऑफिसर अब तक नहीं दिखा है। सो बिना किसी पुलिस ऑफिसर के भी ये कंट्री इतनी सेफ कैसे है? एग्जैक्टली यही फिगर आउट करने मैं खुद आई हूँ द लायन सिटी सिंगापुर। सिंगापुर में लैंड होते ही जिस जगह को देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी वो है ये। यहाँ पर कई इंडियन सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन करते हैं, बट बिजनेस का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फाइनेंसेस को मैनेज करना, जिसे एक्चुअली काफी इजी बना देता है ओडू का अकाउंट्स ऐप। इसके कई अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे कि अकाउंट पेएबल्स। पहले तो हम परचेज बिल्स मैनुअली एंटर करते थे, लेकिन अब ओडू ने इसे एआई और ओसीआर से सिंप्लीफाई कर दिया है। बस पीडीएफ अपलोड करो और डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगी। जेसन अपलोड भी कर सकते हो और टीडीएस अप्लाई करना भी सुपर इजी हो गया है। अकाउंट रिसीवेबल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओडू से फ्यू क्लिक्स में इनवॉइस क्रिएट करो और टाइमली पेमेंट कलेक्ट कर लो। कस्टमर्स को उधार दिया है तो कोई टेंशन नहीं, सिस्टम ऑटो फॉलोअप्स भी ले लेता है विया ईमेल एंड व्हाट्सएप। गवर्नमेंट कंप्लायंसेस भी अब एकदम इजी और ऑटोमेटेड है। इनवॉइस, ई वे बिल, टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी, ई फाइलिंग, ऑडिट ट्रेल, सब कुछ डायरेक्ट ओडू से मैनेज हो जाता है। इनवॉइस कंफर्म करते ही तुरंत ई इनवॉइस भी जनरेट हो जाता है और ई वे बिल भी कुछ क्लिक्स में ही रेडी। टैक्स रिपोर्टिंग भी एकदम सिंप्लीफाइड। जीएसटी R1 रिपोर्टिंग एक क्लिक में गवर्नमेंट को सेंड कर सकते हो और जीएसटी R2 भी रिकंसिलिएशन, जो पहले घंटों का काम होता था, अब ओडू मिनट्स में हैंडल कर लेता है। और रियल टाइम डैशबोर्ड से इनवॉइसेस, पेमेंट्स, बैंक बैलेंस, रिकंसिलिएशंस सब कुछ एक ही जगह से ट्रैक हो जाता है। सो मैनुअल अकाउंटिंग छोड़ दो और ट्राई करो ओडू का अकाउंटिंग ऐप, विच इज फ्री। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स कम बैक टू सिंगापुर। इंडियन सिंगापुर के 3rd लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है आफ्टर चाइनीज एंड मलेज, एंड लिटिल इंडिया में सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं। अंदर एंटर करते ही मुझे दिखा इंडियन स्पाइसेस, फूल की दुकान, 100 रुपए में बिक रहा गजरा एंड ऑफ कोर्स गोल्ड शॉप्स, वो भी पूरी की पूरी लेन भर के। भगवान की मूर्तियों के दुकान और फेमस टेम्पल्स भी। पूरे लिटिल इंडिया का सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर है ये श्री श्रीनिवासा पेरुमल टेम्पल, जो लगभग 170 सालों से सिंगापुर में खड़ा है। यहाँ पर ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड की तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इंडियंस में भी तमिलियंस की पॉपुलेशन यहाँ पर हाईएस्ट है। इनफैक्ट तमिल सिंगापुर के ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है और इसीलिए पूरे देश में लगे हर साइन बोर्ड में आपको तमिल में भी लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ आपको समोसा से लेकर जलेबी, वड़ा पाव सब कुछ मिल जाएगा। सारे इंडियन स्नैक्स बिल्कुल देसी स्वाद, बस सिंगापुर के प्राइस टैग के साथ। स्पेशली इन लिटिल इंडिया, क्योंकि दिस एरिया इज लाइक इंडिया बट विद सिंगापुर सेफ्टी स्टैंडर्ड। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। 23 मार्च 2023 सिंगापुर, सुबह के 8 बजे एक आदमी अपने फ्लैट के बाहर जूते पहन रहा है और तभी ही एक औरत काले बुर्के में उसके तरफ आती है और उसके मुंह पर उबलता हुआ पानी फेंक देती है। अटैकर कौन थी? उस आदमी की बीवी, जिसे उसके पति के डिवोर्स के फैसले से रजामंदी नहीं थी। मगर पॉइंट टू नोट योर इज कि इस बदले की आग में अपने पति पर अटैक करके ये औरत इंडोनेशिया भागने जा रही थी। तुरंत सिर्फ 2 घंटों के अंदर सिंगापुर पुलिस ने उसे पकड़ लिया AI पावर्ड क्राइम प्रेडिक्शन कैमरास की वजह से। पूरे देश में ऐसे 90,000 से भी ज्यादा कैमरास लगे हैं जिनकी फिलॉसफी एकदम सिंपल है। अगर क्राइम होता है तो ये कैमरा देख लेता है और अगर क्राइम होने वाला होता है तो भी ये कैमरास पहले से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। सिटी के हर ब्लॉक, लिफ्ट, लॉबी या इवन रोड्स पे लगे हुए ये कैमरास एक इनविजिबल फोर्स फील्ड जैसे काम करते हैं। कमांड सेंटर में सिटिंग ऑफिसर्स इसे कंटिन्यूअसली लाइव मॉनिटर करते हैं और स्ट्रीट पर अनयूजुअली भीड़ जमा हो या फिर 2 लोग आपस में फिजिकली लड़ भी रहे हो तो ये AI पावर्ड कैमरास ऐसे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके पुलिस को अलर्ट कर सकते हैं ताकि स्विफ्ट एक्शन लिया जा सके। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो डिलेज, जस्ट क्विक रिस्पॉन्स। इनका फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि मास्क पहनने के बावजूद ये सिर्फ आइडेंटिटी
सीसीटीवी नहीं निकालता, बल्कि सस्पेक्ट किस डायरेक्शन में गया, किस कलर के कपड़े पहना था, किसके साथ चल रहा था, इन सब फ्रेम्स को आपस में जोड़कर उसका एग्जिट पाथ इजीली मैप आउट कर देता है। 2012 से लेकर अब तक सिर्फ इन AI पावर्ड पोल कैमरास की वजह से 7,500 से भी ज्यादा केसेस सॉल्व हुए हैं एंड इससे सिंगापुर का इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम 40% तक रिड्यूस हुआ है। HOCAMS had assisted the police to solve around 7,500 crime cases since 2012. स्ट्रीट के क्राइम्स 35% से गिर गए हैं और केस क्लोजर रेट्स तो 20% तक इंप्रूव हुए हैं। नेक्स्ट, सिंगापुर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स भी सेफ्टी के हिसाब से ही प्लान्ड है। मैंने यहाँ के MRT और बसेस दोनों में ट्रैवल किया और सबसे स्ट्राइकिंग डिफरेंस जो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बस ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, टिकट कलेक्टर्स जैसे रोल्स में भी 50% तक का स्टाफ वुमेन है, जिससे फीमेल्स के लिए ऑटोमेटिकली एक काफी सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा कई MRTs के विंडोज भी स्मार्ट विंडोज है। पीक आवर्स के दौरान जो ट्रेन रेजिडेंशियल एरियाज के पास से गुजरती है, उसके विंडोज 6 किलोमीटर के स्ट्रेच में ऑटोमेटिकली फ्रॉस्ट हो जाते हैं ताकि रेसिडेंट्स की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। बट रात के वक्त यही विंडोज वुमेन की सेफ्टी के लिए एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं। नेक्स्ट, ये रेड इमरजेंसी बटन हर स्टेशन, हर MRT, हर जगह पे फिक्स्ड होता है। इसको प्रेस करते ही इमरजेंसी कॉल कुछ सेकंड्स में ही डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर में कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, पुलिस रिस्पॉन्स टाइम इज आल्सो वेरी फास्ट। उन्हें सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर इमरजेंसी कॉल का रिस्पॉन्स स्टार्ट करना होता है एंड सिंगापुर पुलिस का इसमें सक्सेस रेट इज 90.8%। बट हाँ, इस रेड इमरजेंसी बटन का मिसयूज की पेनल्टी 4 लाख रुपए है। इसके अलावा औरतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है अंधेरी गलियां, बट सिंगापुर हैज अ सॉल्यूशन फॉर दैट टू। मैं बात कर रही हूँ सिंगापुर की गली गली में फैली 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे स्मार्ट लैम्प पोस्ट। सिंगापुर में बारिश ऑलमोस्ट ऑल ईयर राउंड पड़ती है, इसीलिए ये लैम्प पोस्ट तूफान या फिर जरा सी भी बारिश पड़ते ही अपने आप स्विच ऑन हो जाते हैं एंड एक भी लैम्प पोस्ट खराब होने पर ये खुद ही अपनी कंप्लेंट कंट्रोल सेंटर पे सेंड कर देते हैं, ये कहकर कि आई एम डाउन, फिक्स मी। ऑल्सो इन स्मार्ट लैम्प्स में वेदर सेंसर्स और AQI मॉनिटर्स भी है। बट ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज का है। एक्चुअली सिंगापुर की कायापलट होनी शुरू हुई थी 1959 से। दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री बनने के लिए और अपने 368 गैंग्स का राज खत्म करने के लिए सिंगापुर गवर्नमेंट ने वो किया जो कई डेमोक्रेसीज में एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। 1959 ब्रिटिशर्स ने सिंगापुर को इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट का स्टेटस दे दिया। मतलब डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स अभी भी उनके हाथ में थे, लेकिन बाकी पूरा सिस्टम अब सिंगापुर के लोग चलाते थे। और फिर हुआ देश का पहला फ्री इलेक्शन, जिसमें पीपल्स एक्शन पार्टी जीती और एक यंग, एजुकेटेड, डिटरमिन्ड लीडर ली क्वान यू बने सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर। The next 1,000 years, we will be here. Recognizable, identifiable. पावर संभालते ही सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने देश की सबसे बड़ी कमजोरी गैंग कल्चर पर एक जबरदस्त वार किया। 16 डे एमनेस्टी ऑफर। ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसमें रेडियो और अखबारों के जरिए गैंग्स को क्लियर मैसेज दिया गया, अगर तुम अपने पिछले क्राइम्स एक्सेप्ट कर लो और पुलिस के सामने सरेंडर कर लो तो तुम्हें माफी मिल सकती है एंड पुलिस तुम्हें खुद प्रोटेक्शन देगी ताकि तुम्हारे गैंग के लोग तुम्हें जान से ना मार पाए। मगर सरेंडर करने के लिए आपके पास सिर्फ 16 दिन है और ये वार्निंग है कि 17वें दिन से गैंग का कोई भी क्रिमिनल रास्ते पे अगर दिखेगा तो पुलिस उसके साथ क्या करेगी ये मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। बट ये 16 डेज का काउंटडाउन इतना स्ट्रैटेजिक था क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर की वजह से 1000 गैंग मेंबर्स ने कुछ ही दिनों के अंदर सरेंडर कर दिया और फिर 16वें दिन की रात 12 बजे 5000 पुलिस ऑफिसर्स ने सिर्फ 48 घंटों में 60 और बड़े गैंगस्टर्स को अरेस्ट कर दिया। कुछ दिनों के लिए पूरे देश पे कर्फ्यू लगा दिया गया एंड फाइनली गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया, क्रिमिनल लॉ एक्ट सेक्शन 55। इस सेक्शन ने पुलिस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दिया कि अगर उन्हें किसी पर भी गैंग मेंबर होने का सिर्फ शक भी होता है तो पुलिस उसे अरेस्ट करके बिना कोई कोर्ट रूम ट्रायल किए 12 महीनों तक अपनी गिरफ्त में रख सकती है। एंड फाइनली इसी सेक्शन के तहत पनिशमेंट की फाइनल अथॉरिटी कोर्ट से हटाकर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स पे डाल दी गई। We had succeeded in putting down the terror of secret society in Singapore because tough laws against secret society, including detention without trial. मतलब ट्रायल, विटनेस, एविडेंस सब बाईपास। गवर्नमेंट अगर समझे तुम थ्रेट हो तो सीधा डिटेंशन। ये स्ट्रैटेजिक इसीलिए था क्योंकि गैंग्स कोर्ट रूम की लूप होल्स पे जीते थे, बट मिनिस्टर अप्रूव्ड डिटेंशन ने सिस्टम को एकदम अनप्रेडिक्टेबल बना दिया और स्पीड को लीथल बना दिया। नो अपील्स, नो डिलेज, नो सेकंड चांस।
I gave them a choice. Continue this, and I will, by every means at my disposal, teach you and get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. सिंगापुर में सडनली क्राइम वॉजंट पावर, इट वॉज अ काउंटडाउन। क्रिटिसिज्म तो बहुत हुए, ऑपोजिशन ने कहा कि ये तानाशाही है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन ली का जवाब सिंपल था, अगर सिंगापुर को एक सेफ और प्रॉस्परस फ्यूचर देना है तो ये एक्ट जरूरी है। We were motivated by an intense desire to create a fairer and more just society. और सच भी यही था, उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ने सिंगापुर के अंडरवर्ल्ड को खत्म कर दिया था। Some call him authoritarian, others a visionary, but he tolerated little dissent. Stop it! Get back to work, restore discipline, then argue your case. पैरेलली उन्होंने पुलिस को और स्ट्रांग बनाया, पुलिस मैन पावर डबल कर दी गई, हर एक स्कूल टीचर चाहे मेल हो या फीमेल को पुलिस ट्रेनिंग दी गई ताकि बचपन से ही स्पेशली लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा सके। To make teachers familiar with the new emphasis on physical education, some 12,000 of them, men and women, have been taking a crash program of foot drill at the police training school. और 1975 में उन्होंने ब्राइटर स्ट्रीट लाइटिंग स्कीम के तहत पूरे सिंगापुर के हर रोड पे स्ट्रीट लाइट्स लगा दी, जो कि तब एक प्रिविलेज था। एंड फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था पनिशमेंट्स, जिसे आज भी कई देशों में बार्बरिक कंसिडर किया जाता है। जस्ट इमेजिन दिस, इंडिया में फुटपाथ पे किसी ने थूक दिया, लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं, चलो फाइन हो भी तो ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए, बट सिंगापुर में सेम चीज करके दिखाओ, इंस्टेंट 60,000 रुपए की फाइन। दूसरी बार थूका, नियॉन वेस्ट पहना के पब्लिक में आपसे साफ सफाई करवाएंगे। For one thing, I'm sure I'll never be here again. Your shame becomes punishment and behavior rewrites itself. I think after this punishment, they will not do it again because it's very shameful, I think. वापस इमेजिन करो, इंडिया में ट्रेन पर या ब्रिजेस पर आई लव प्रिया लिख दो, स्वैग लगता है ना? कोई बड़ा सीन नहीं है। सिंगापुर में इसे वैंडलिज्म कहते हैं, विच इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। पनिशमेंट 8 स्ट्रोक्स ऑफ जुडिशियल कैनिंग, यानी बाम्बू के केन जो पीठ को इस तरह चीरते हैं कि दाग याद बन के रह जाए, प्लस इसके ऊपर महीनों की जेल जो मिलेगी वो अलग। एंड ये हो भी चुका है, कई फॉरेनर टूरिस्ट के साथ जिन्होंने ग्राफिटीज बना दिए थे वॉल्स पर, उनके साथ ये हो भी चुका है। Caning had a big impact because I know in my school I had guys in secret societies. Going to jail was like the rite of passage. But when the caning started, holy smoke, you know, it was a game changer. सिंगापुर में 30 से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए कैनिंग कंपलसरी है। यहाँ ड्रग्स के बारे में सोचना भी एक गुनाह है। अगर किसी को सर्टेन अमाउंट से ज्यादा नारकोटिक्स के साथ पकड़ लिया तो डायरेक्ट डेथ पेनल्टी, फांसी। नतीजा, जब ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था तब ड्रग ट्रैफिकिंग लिटरली 66% से गिर गया था। इसके अलावा छोटे मोटे इश्यूज के लिए भी इतने लॉस, पनिशमेंट्स और फाइन्स है कि सिंगापुर को द फाइन सिटी कहा जाता है। अपने घर में बिना किसी कपड़े के घूमना इलीगल है और उसके लिए भी 1.5 लाख की फाइन है और 3 महीने का जेल। टॉयलेट फ्लश नहीं किया तो भी 10 से 35 हजार रुपए का फाइन। और च्युइंग गम तो यहाँ पर 1992 से कंप्लीटली बैंड है। आज किसी ने वहां पर च्युइंग गम इंपोर्ट करने की हिम्मत भी की तो करीब 60 लाख रुपए का फाइन और 2 साल की जेल पक्की है। मतलब यहाँ पर डिसिप्लिन सिर्फ एक कल्चरल चॉइस नहीं है, एक लीगल कंपल्शन है। इसके बाद सिंगापुर का अगला क्रिएटिव पनिशमेंट है सोशल शेम। यहाँ सिर्फ पुलिस ही मॉनिटर नहीं करती, आसपास के आम सिटीजन्स भी सब पे नजर रखते हैं। स्टॉर्म नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं स्ट्रेट्स टाइम ऑनलाइन मोबाइल प्रिंट। यहाँ पर अगर कोई भी इंसान सिविक सेंस को ऑफेंड कर रहा है, कुछ भी सही हरकत नहीं कर रहा जो उन्हें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए, तो लोग वीडियोस या फिर फोटोज उनका खींचकर इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके उन्हें पब्लिकली शेम कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लिटरली हर एक इंसान, हर एक सिंगापोरियन एक सीसीटीवी कैमरा बन चुका है। इस देश में मैंने सिर्फ 6 दिन बिताए, मगर इन 6 दिनों ने मेरे नजरिए के साथ साथ मेरे स्टैंडर्ड्स को भी अपग्रेड कर दिया। और कोई भी अपग्रेड पेनफुल होता है, स्पेशली जब वो दिखाए कि हम या हमारा देश किस चीज को नॉर्मल समझते बैठा है। इंडिया में हम प्रोग्रेस को देखने के लिए स्काई स्क्रैपर्स को देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, बट सिंगापुर सिखाता है प्रोग्रेस उन चीजों में भी होता है जो न्यूज में कभी हाईलाइट ही नहीं होती। आपके देश के लोग कितनी आजादी से चल सकते हैं, कितने रिस्पेक्टफुली जी सकते हैं और गवर्नमेंट पर कितना भरोसा कर सकते हैं। इंडिया में हम अपने बेटियों को सिखाते हैं कैसे बचना है, सिंगापुर में बचपन से सिखाया जाता है कैसे जीना है। सबसे बड़ा फर्क, इंडिया में सेफ्टी एक ख्वाब है मगर सिंगापुर में एक वादा।
और यही चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए। जय हिंद।